2 सही। महीने एकदम बढ़िया चलता है। हाँ जब जी सर। इसमें पढ़ने आता है, एग्ज़ाम देने आता है ना, तब लोगों को लगता है गलत एडमिशन ले लिया। नहीं सर, फाउंडेशन नहीं अच्छा था। मार्क्स में बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया। 2 सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी जल्दी-जल्दी चल रहा है और टेस्ट भी है और असाइनमेंट भी है, तो इसलिए मैं समझ ओवरलोड। सकता हूँ, इसलिए मैंने बता दिया आपको। कोई नहीं। सर मुझे ना एक चीज़ है सर, जैसे आपने सूक्ष्म व्यायाम के नोट्स में लाइन डायग्राम्स और सब कहा था, तो मैंने किया था। पर सर उसमें ना ढंग से समझ नहीं आता है। आई ऑलवेज़ फ़ील कि अपनी फ़ोटो लगा के अपने नोट्स में इज़ बेटर। दैट इज़ बेस्ट। अगर आप अपने आप को डेमोन्स्ट्रेशन में डाल करके अच्छे फ़ोटोज़ को क्रॉप करके, वो आता नहीं, एक कहते हैं कोलैग कहते हैं ना उसे, कोलाज बना हुँ, के 2-4 फ़ोटोज़ बीच में, वो जैसे शादी के एल्बम में बनती है, ऐसे कुछ बना-बना करके, तुमको तो अच्छा आइडिया होगा, अभी एडिटिंग कराया होगा। हुँ, हुँ। ऐसे ही अपना सूर्य नमस्कार का स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके पूरा का पूरा राउंड में बना दो। इट्स लाइक दैट। तो सबका कर सकते हैं ना, सूक्ष्म व्यायाम, हाँ, स्थूल हाँ, हाँ, व्यायाम, हाँ। सूर्य वो तो बेस्ट होता है। ठीक है। सर क्योंकि लाइन डायग्राम में कुछ ऐसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ नहीं आता वो क्या कर रहा है लाइन कोई डायग्राम में। बात नहीं, आपको जैसा कन्वीनियंट है ना, आप रिप्रेजेंटेशन कैसा करते हैं आपके ऊपर है। लाइन डायग्राम इज़ लाइक वेरी मच ईज़ी। सबसे आसान लगता है, और वो ऐसा है, आप कभी किसी गाँव देहात में जाएँ तो बच्चों को तुरंत ब्लैक बोर्ड पे दिखा दें। वहाँ पे तो कई जगह ऐसी होती है, स्लम्स एरिया में भी हम सिखाने जाते हैं योगा को, और जेल में भी जाते हैं, तो जेल में आपको डिजिटल चीज़ें अलाउड ही नहीं है। तिहाड़ जेल में हम लोगों ने सिखाया है। तो वहाँ तो पूरा फ़ोन-वोन बाहर रखवा देते हैं और अच्छे से चेकिंग करते हैं, हाथ में एक स्टैम्प मार देते हैं कि आपको कोई डुप्लीकेट आपका लुक-अलाइक आपको देख के ना निकल जाए। वहाँ पर चैलेंज ये होता है कि अब उनको पता होगा ऐसे जो आपके मन में है, माइंड में, तो वहाँ पर उनके पास ब्लैक बोर्ड और चॉक होता है, वो भी ऐसा कि बस नुकसान ना करे, क्योंकि उसका हथियार बना लेते हैं ना वो लोग, पेन वगैरह का। तो वहाँ आपको ये स्किल्स काम आते हैं जो हम बता रहे हैं, आपके ड्राइंग स्किल्स। तो एकदम क्रिटिकल स्टेज पे जाके सोचोगे, आपके पास लाइट बत्ती या कोई फ़ोन, टैबलेट्स कुछ नहीं है, तो कैसे सिखाओगे? तो ले दे करके आपका ड्राइंग स्किल्स तो है, रेत में ही बना दोगे, ठीक है? कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा है उससे, आप अपना टेक्निकल पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं सर, आई एम गुड एट ड्राइंग, वो हो रहा है, बट आई फील तो दैट्स शो नॉट अस इनफ। ना, अगर तुमको 2 दिन वी आर बाद डाइंग टू सी योर आर्ट, ठीक तो है? मुझे लगता है अगर 2-3 दिन बाद या कुछ टाइम बाद रेफर करना हो तो इट्स नेवर इनफ। लाइन डायग्राम डज़न्ट गिव यू द कंप्लीट फाइन, आप पिक्चर। देख लीजिए, मतलब जो भी आपको कन्वीनियंट है। मेरी तरफ से तो क्रिएटिविटी को ओपन हैंडेड लेते हैं हम लोग कि हाँ, आप क्रिएटिव बने। ठीक है, मैंने एक वो शेयर किया है, क्या सर कहते हैं? आपके पास जो भेजना है वो लाइन वाइज भेजना है, लिख के भी भेजना है? क्या चीज़? सूक्ष्म व्यायाम। आपको 2-3 पेज में जैसे आप अच्छे से बना सकते हैं, बनाइए, है ना? और उसका पीडीएफ जब बनेगा ना, तो एक ही पीडीएफ बनाना है, 20 पन्नों का, 15 पन्नों का, 10 पन्नों का, जितने भी आपको 10 असाइनमेंट बनाते हैं। एटलीस्ट 15 पन्नों तो लग ही जाएँगे, ठीक? उसको एक स्कैन सर करके गूगल फॉर्म में सूक्ष्म जाके व्यायाम अपलोड कर देंगे। सर ये सूक्ष्म व्यायाम सारे लिखने हैं क्या उसमें? नहीं, नहीं, जितने आपके सिलेबस में हैं। सूक्ष्म व्यायाम तो हाँ। 48 है, 48 थोड़ी लिखने जाओगे, आपको समझ ही नहीं नहीं नहीं, आएगा। वो स्टाफ की ड्राइविंग जो आपने कराई थी सर, हाँ, जो अपने सिलेबस में है ना, वही कराना। वो ही लिखनी है सर, ठीक है सर। हाँ, सर जो आसन पिक करना है एक, वो भी सिलेबस में से ही पिक करना है या फिर कोई भी आसन पिक कर सकते हैं? सिलेबस में से होंगे। कोई भी में तो भाई बहुत अलग-अलग ले आएँगे आप। मैंने आपको एक पीडीएफ शेयर किया है, और उसमें जो टॉपिक है आपका, प्रिपरेशन फॉर अ योगा क्लास, है ना? योगा क्लास को कैसे आप लोग प्रिपेयर करेंगे बिफोर एंड आफ्टर। एक हिंदी वाला भी मैंने निकाला, ये लो। इसको विवेक जी शेयर करना, ये जो प्रिपरेशन है ना 4th पॉइंट पे, क्लास मैनेजमेंट इन योगा, एक्सप्लेनिंग और नीड। तो प्रिपरेशन क्या होगी और क्यों ज़रूरत है, पहले क्या ज़रूरत है, बीच में क्या ज़रूरत है और बाद में क्या ज़रूरत है। इसको शेयर कीजिए। सर मुझे ये पूछना था, जैसे आप कह रहे थे ना कि नेक्स्ट वीक से आप लोग इंटर्नशिप वगैरह कराओगे, वर्क मतलब,
तो हमारी क्लासेस भी होंगी क्या फिर नेक्स्ट वीक, या फिर हमें उस टाइम पे इंटर्नशिप करानी है तो हमारी क्लासेस वो नहीं? एक बार पूछ लेते हैं पहले कैसे होता था। दूसरी वाली भेजना, वो बड़ी वाली खोल दो, हिंदी वाली। वैसे तो इंग्लिश वाला रहने दो, यही ठीक है। मैंने दोनों क्रॉप करके वो भी दे दिया। अब आपको योगा क्लास की प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, कोई बताएगा? वो इंग्लिश वाला ही ठीक था विवेक जी, ये तो दिख भी नहीं रहा जो क्रॉप करके भेजा ना मैंने। इसको बस साइड एरो कर दो, वो वाला खुल जाएगा। आप लोग बताइए। सर योगा मैट। सबसे पहले योगा मैट, बहुत अच्छे, एक तो चाहिए। हाँ, और सर प्रॉपर एनवायरनमेंट, या मतलब एक हॉल जैसा जहाँ पे प्रॉपर कर सके योगा। जैसे हमारे प्रमोद जी बैठते हैं ऐसी जगह, वेंटिलेटेड रूम बेसिक। वेंटिलेटेड जैसे स्पेस जहाँ जहाँ कुछ ना लगे। हाँ एग्जैक्टली। और बिफोर बताना पहले। नहीं मैं सर, मेरा क्या मतलब, मैं कहीं गलत जगह बैठता हूँ क्या सर? एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। कभी भी आप योग अभ्यास करते हैं ना, तो एटलीस्ट कम से कम 8 बाय 8 की जगह होनी चाहिए और उसमें कुछ रखा नहीं होना चाहिए। 8 फीट चौड़ा जैसे और 8 फीट लंबा। निवेदिता मैम का है निवेदिता जी का है स्पेस। निवेदिता भाई बेस्ट बैठते हैं। हाँ, निवेदिता का देखो एकदम ओपन है, मेरे को लग रहा है वो क्लास भी लेते हैं शायद, ऑनलाइन क्लासेस। जी सर। वो उस हिसाब से देखो उन्होंने बढ़िया बनाया हुआ है, क्योंकि जब आप क्लास लेते हो ना, वाह मिरर भी लगाया हुआ है। हाँ, अच्छे से दिखा दो सब लोगों को। इन्होंने देखो जो वेल जगह होनी चाहिए ऑनलाइन क्लास के लिए, एग्जैक्टली वैसे ही बनाया हुआ है। प्रमोद जी देख पा रहे हैं? किसका? निवेदिता जी का? कैसे करते हैं इसमें? रोल नंबर 9 पिन कर लीजिए सर। रोल नंबर 9 को पिन कर लो, या वो कहते नहीं ऑल कैसे दिखाते हैं इसमें, मेरे को करना पड़ेगा वो। मैं तो हाईलाइट कर लिया इसको। ठीक है, तो एक बार निवेदिता दिखा दो अपना रूम, सब लोग देख लो कैसे आपको आइडियली एक स्पेस होना चाहिए। मैट देख रहे हैं? मैट 2 आ गए हैं। हालांकि जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे प्लस का साइन बनता है मैट में, सो दैट आप जब पैरों को साइड में स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपका पैर मैट से नीचे ना जाए। साइड में भी मैट होना चाहिए, और जो दोनों मैट ओवरलैप करते हैं तो जहाँ ओवरलैप होता है वहाँ और सॉफ्टनेस हो जाती है, तो वहाँ जब आप उष्ट्रासन करेंगे तो आपके घुटने पे दर्द नहीं आएगा, नेगेटिव प्रेशर नहीं आएगा। सो द प्लेस, हाँ देखो निवेदिता ने अच्छे से कर दिया है। मुझे लगता है मुझे उससे ज्वाइन करके उसको करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक अच्छी क्लास की निशानी होती है। ठीक है, कि आपका जो जगह है वो खुला होना चाहिए, इतना खुला होना चाहिए कि हाथ पैर जब आप चलाएं फ्री हो, उसमें आपको बार बार सोचना ना पड़े कि हाथ अड़ जाएगा या पैर लग जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर वहां पर आपका बना रहता है। तो जब आपके पास एम्पल स्पेस होगा तो आप पाएंगे कि आपके हैंड्स और मूवमेंट जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, हमारा स्पेस बदल गया है जी, अब आपने देखा नहीं शायद। अब मेरा जगह बदल आपने गई है। दिखाया नहीं, आपका तो जूम में दिख रहा है। नहीं, जगह बदल लेकिन गई है मेरी अब। लेकिन इतना स्पेस है, हाँ, 8 फीट का, आठ पूरा फीट का स्पेस है। साइड। फिर ठीक है, क्योंकि अभी तक तो हमें वही लग रहा था ना, साइड्स में नहीं दो नहीं, सोफा या एक बेड है। महीने बाद बदल गया था। अच्छा फिर ठीक है। ठीक है, समझ गए। अभी कभी जो लोग आए थे हमारे यहाँ पे, इसमें क्या कहते हैं MDNI में आए थे, तो आप लोगों ने भी देखा होगा हमारे यहाँ पे कैसा हमने वो मेंटेन किया हुआ था। मैट्स लगे होते हैं और उसमें कोई भी वस्तु नहीं पड़ी हुई है। टेबल्स वगैरह तो अब आ गई, ये तो पहले तो कोई टेबल लगने ही नहीं देते थे। क्रिया हॉल। क्रिया हॉल्स हमारे यहाँ जितने बने हुए हैं उसको देखना, खाली पड़ा रहता है, सिर्फ एक उस पे बेस के लिए पोडियम रहता है, जहाँ पे हम जो है इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या हम डेमो कर रहे हैं, तो हमें दूर से देखने वाला जो पीछे बैठा हुआ है उसको हम विजिबल हो, समझ रहे हैं? तो आइडल योगा क्लास क्या होती है, उसमें प्रॉपर आपकी लाइटिंग होगी, प्रॉपर वेंटिलेशन होगा, प्रॉपर स्पेस होगा, और कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा स्टफ्स नहीं होंगे। शू रैक्स भी बाहर होंगे, अंदर नहीं होते। इट्स नॉट हाइजीनिक। किसी के शूज में कैसा स्मेल आ रहा है और उसको अगर आपने रूम के अंदर खुलवा लिया है और वहां प्राणायाम करा रहे हो तो इट विल बी वेरी लीथल, नुकसानदेह है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो
प्री प्रैक्टिस में क्या होता है, वेंटिलेटेड जगह होनी चाहिए, अनइवन नहीं होनी चाहिए। जैसे आप पार्क में भी करा रहे हैं योगा, तो आप देखेंगे कई जगह खड्डे हो रहे हैं, कई जगह पे वो ऊंचा बना हुआ है, स्लांट हो रहा है, कहीं पे वो ढलान आ रही है। तो जब आप आसन करेंगे तो आपको अनइजीनेस होगी। तो प्लेन सरफेस होनी चाहिए, ज्यादा मॉइस्ट नहीं होनी चाहिए, वहाँ मच्छर मक्खी वगैरह नहीं होने चाहिए, चाहे वो घर में है या पार्क में है या ओपन स्कर्ट्स में कहीं पे करा रहे हैं। इट शुड बी नीट एंड टाइडी, ठीक है। ज्यादा नॉइजी नहीं होना चाहिए कि आप कहीं पे योगाभ्यास कर रहे हो और पीछे बहुत सारी आवाजें आ रही है, तो आपका फोकस डाइवर्ट हो करके उसी पे जाएगा, मोटर चल रही है उस पे जाएगा। तो इट शुड बी ऑलवेज इन अ पीसफुल प्लेस, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग मेडिटेशन एंड प्राणायाम, ठीक है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा क्रिया हॉल है, हम लोगों ने भी अपना कोर्स यहीं से किया था, तो मैं इसी में प्रैक्टिस करता था साल भर। अब तो इसमें आप देखेंगे कैमरा वगैरह इतने तामझाम लग गए हैं, उस समय कुछ नहीं होता था सिवाय मैट के। मैट भी हम उठा के साइड रख देते थे, जब आप आओगे तभी मैट लगेगा, पड़े नहीं रहते थे मैट्स, ठीक है। क्योंकि हमको हमारे गुरुजनों ने ये बताया था कि जो आसन होता है, जिसको आप मैट कहते हो ना, आसन भी दो तीन प्रकार के होते हैं। एक बिछाने वाला होता है, एक जो आप करते हैं, ठीक है। तो आसन जो है बिछाने वाला है, वो पहले के जमाने में या तो किसी मृग यानी हिरण की स्किन होती थी, या आप देखेंगे शिव जी के नीचे रहता है, लायन की स्किन रहती है ना। तो वो स्वेच्छा से मर जाते हैं ना जो जानवर, उस समय क्या होता था, बोल भी पाते थे। सतयुग में जो हर प्राणी है ना वो बोल पाता था, कम्युनिकेट कर पाते थे। तो जब वो अपनी इच्छा से अपना प्राण त्याग करते थे कि जीवन संपन्न हुआ, अब हमको जाना है, तो वो अपनी इच्छा से अपनी सारी चीजें प्रकृति को दान दे देते थे। तो जो भी हमारे ऋषि मुनि होते थे, उनकी छाल यानी उनकी स्किन को यूज करके ये सब करते थे, मतलब अपना मेडिटेशन या आसन बनाते थे। उसी पे अभ्यास करने से क्या होता है, उनकी ऊर्जा भी बढ़ती है। एक ही आसन आप डेली यूज करोगे, यू विल फील योर ओन एनर्जी इनसाइड दैट। सो ये सारी चीजें होती हैं। इंग्लिश वाला दिखाना सर, ठीक है। ये तो हो गया बिफोर द क्लास, क्या क्या करना है, वेंटिलेशन चेक करना है, लाइटिंग चेक करनी है, ऑडियो वीडियो चेक करना है ना। और कोई भी अगर आप पार्क में करा रहे हैं तो वहाँ एनडीएमसी जैसे नई दिल्ली में होता है ना, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के परमिशंस लेने पड़ते हैं, सिक्योरिटी देखनी होती है कि क्लास कराते समय कोई कुत्ता बिल्ली और वो सब ना आ जाए, ठीक है ना। शेड्यूल वगैरह चेक करना है कि किस समय आप करा रहे हैं, जगह अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें प्रायर चेक करनी है। अब क्या होता है, क्लास चल रही है, उस क्लास के दौरान कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस ना आए, कुछ बाधाएं ना आए, तो आपको क्या क्या चीजें इंश्योर करनी है। तो वो होता है कि जो भी आप जगह पे हैं वहां पर उस चीज को देखें। जैसे आप एमडीएनआई में अगर करा रहे हैं, तो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आपका माइक मशीन चलता रहे, तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इंटरनेट वगैरह, ये सब इंश्योर करना है ना। बाहर अगर आप हैं तो कुछ भी आपको बीच बीच में प्रॉप्स चाहिए, तो प्रॉप्स इंश्योर करने हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इंश्योर करनी है ड्यूरिंग और आफ्टर, ड्यूरिंग और बिफोर द योगा क्लास। इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप कुछ हैंडआउट्स लेकर जा सकते हैं। हैंडआउट्स क्या होते हैं कि आपने कुछ नोट्स बना रखे हैं, फॉर एग्जांपल सेक्शनल ब्रीदिंग आपको करानी है, आप कितना ही समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, उनके नहीं जा रहा है माइंड में, या वो समझ नहीं पा रहे, तो आप डायग्राम्स के माध्यम से उनके हाथ में हैंडआउट दे सकते हैं। ध्यान एक ऐसी चीज होती है, उसको समझाने जाते हैं बहुत टफ पड़ जाता है, तो कुछ कुछ सिंपल सिंपल स्टेप्स आप बना करके हाई प्रिंट निकाल करके सबके हाथ में एक एक हैंड आउट दे सकते हैं। इसको एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। समझ पा रहे हैं? और दूसरा टॉपिक दिखाइए, कौन सा था? जो हमारा सिलेबस वाला डॉक्यूमेंट। हाँ जी। एक काम और करना है आप लोगों ने, अभी से है ना, कोई जगह या कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ लो जहाँ पर आप लोग अपना जो 7 दिन का कैंप है, 10 दिन का कैंप है, वो लगाएंगे। 10 दिन का मान के चलिए आपको कैंप लगाना है। उससे क्या होगा कि आप कहीं पे बोलेंगे तो उनको भी थोड़ा साइकोलॉजिकली लगना चाहिए ना, 7 दिन नहीं 10 दिन कम से कम दे रहे हैं। मतलब आप भी अगर किसी कोई आपसे पूछे 7 दिन के लिए आ जाओगे, तो आपको लगेगा 7 दिन में तो कुछ बेनिफिट होगा नहीं।
तो दे वांट यू विल गिव सम मोर, तो उस हिसाब से आप उनको थोड़ा सा और बता सकते हैं कि 15 दिन करा रहे हैं, तो वहां पर क्या करना है, सेल्फ कर्मयोग करना है कि आप उनको अपना टाइम दें और 1 घंटे का अपना शेड्यूल रखें डेली का, और आईडीवाई प्रोटोकॉल करवाएं। ठीक है, एक प्रोटोकॉल भी आपको बताना था ना, तो ये नहीं, और नीचे वाला दिखाइए। एक टॉपिक है इसमें, आपको ना एक प्रोटोकॉल से बनाने हैं। अब क्लास मैनेजमेंट एंड मीनिंग कहाँ चले गए? क्लास मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, कौन बताएगा? और क्लास मैनेजमेंट से आप लोग समझते क्या है? क्लास मैनेजमेंट का मतलब कि जो आप क्रियाएं या आसन या करा रहे हैं वो एक तो प्रॉपर तरीके से हो, और उसमें जो ब्रीदिंग और इनहेलिंग और एक्सहेलिंग या होल्डिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो, और आपस में एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्शन ना करके सीधे जो पढ़ा रहा है या बता रहा है उसी की तरफ उसका ध्यान हो। चलिए इसको और सरलीकृत करते हैं, सिंपल फॉर्म में बताते हैं। होटल मैनेजमेंट सुना है? होटल तो सभी के चल रहे हैं, मैनेजमेंट की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि वो अव्यवस्थित होता है, कोई भी चीज कहीं से भी कैसे भी हो रही है और हो जा रही है, जैसे शादी ब्याह में होता है, टेंट लगाकर शादी कर दी, दैट इज कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज। उसमें कभी धनिया भूल गए, कभी गरम मसाला भूल गए, रिश्तेदार भाग के पानी की टंकियां ला रहे हैं, मतलब लास्ट मोमेंट क्राइसिस हो जाता है, 11th आवर में आप भाग दौड़ मचाते हो। बट वहीं आप बैंकेट हॉल में जाते हो, वहां पर सब चीज मैनेजमेंट है और एक मैनेजर बैठाया हुआ है, सो ही विल इंश्योर एवरीथिंग ड्यूली एंड टाइमली, तो चीजें ईज हो जाती हैं। सेम फॉर द क्लास मैनेजमेंट, when it comes to class management everything is pre-planned according to lesson plan, then it will be very smooth, कोई भी चीज छूटेगी नहीं, कोई भी चीज गलती नहीं होगी, एम्बिग्यूटी नहीं होगी, इफ एवरीथिंग इज मैनेज्ड। दैट्स व्हाई इट्स अ नीड कि आपका क्लास मैनेजमेंट पहले से हो, कैसे आप कराएंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, ड्यूरिंग द क्लास में क्या जरूरत पड़ती है, और फिनिश हो जाएगी क्लास तो क्या क्राइसिस हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ कई बार वर्कशॉप होती है, रैंडम खूब सारे बैचेस आ जाते हैं, आपने फाउंडेशन की ली होगी मोस्टली बच्चों ने, तो इतने बच्चे आ जाते हैं, कैंटीन वाला परेशान हो जाता है, किसको खिचड़ी दें किसको नहीं दें, किसको मिली किसको नहीं मिली। तो वहां पर एक परफेक्ट और कितनी आइडल मैनेजमेंट चाहिए कि भाई इतने लोग आ रहे हैं तो उससे ज्यादा का बना के रखें, सब बच्चों को एक साथ ना छोड़े। भाई सबका 7 से 9 ही वर्कशॉप है, लेकिन किसी को 8:30 पे छोड़ दिया, किसी को 9 बजे छोड़ दिया, किसी को 9:15, किसी को 9:30, तो क्या होगा, धीरे धीरे लोग आएंगे अपना अपना लेके, खा करके धीरे धीरे इवैक्यूएट कर जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर मैनेजमेंट। तो ये प्री प्लान होता है, पहले प्लान करेंगे तभी होगा, अदरवाइज क्या होगा, सब लोग आए, किसी को पता ही नहीं है, मैनेज ही नहीं है कुछ, और वो भगदड़ हो जाएगा, जैसे आजकल नई दिल्ली पे हुआ, महाकुंभ में हुआ। तो ये क्यों हुआ, मैनेजमेंट था बट वो इफेक्टिव नहीं रहा, बिकॉज जो प्रिडिक्शन थी कि इतने लोग आएंगे वो सडनली बढ़ गए, और उसकी उन्होंने मैनेजमेंट का कुछ सोचा नहीं। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज बहुत जरूरी होती है क्लास के अंदर भी, आपकी क्लास है उतने ही मैट लगेंगे जितने लोग आएंगे, अदरवाइज लोग ज्यादा आ गए मैट कम लगाए तो क्राइसिस हो जाएगा, एक पे दो बैठेंगे। या मैट ज्यादा है और लोग कम है तो फोटोग्राफ्स में ऐसा लगेगा क्लास में कोई आया ही नहीं। भाई 100 मैट लगा दिया, आने 20 लोग थे तो खाली खाली लगेगा। तो वो उस हिसाब से आपने मैनेज करना है हर चीज को, ड्यूरिंग द क्लास और बिफोर द क्लास। मैनेजमेंट जो है बहुत जरूरी है योग में, अदरवाइज क्लास जो है वो आपकी मिसमैनेज रहेगी। सेम फॉर द टाइम, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, टाइम से बंदा है टाइम से जाए। कई बच्चे हैं 8:30 ज्वाइन करते हो, फायदा ही नहीं है। कई बच्चे हैं स्टार्टिंग से ज्वाइन करते तो प्रार्थना से लेकर के शांति पाठ सब उनको मिल जाता है। समझ पा रहे हैं क्यों जरूरी है? अब वो दिखाना, एक बार आपने हटा दिया उसको, उसमें एक है प्रोटोकॉल बनाना है आप लोगों ने, तो प्रोटोकॉल मैं एक आपको दूंगा, योगा प्रोटोकॉल फॉर अडल्ट्स, उसको देखना है कि कैसे एक आप प्रोटोकॉल शेड्यूल करेंगे। जैसे डाइट चार्ट होता है ना, डाइटिशियंस बनाते हैं, वैसे ही योग में होता है प्रोटोकॉल। ओबेसिटी वालों के लिए अलग, हाइपरटेंसिव के लिए अलग, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए अलग, और किसी को कोई भी अलग प्रकार की समस्या, उनके लिए अलग डेडिकेटेड प्रोटोकॉल होता है। तो आइडियली कैसा होता है, हम लोग कैसा बनाते हैं, मैं उसका आपको एक जेस्ट दे दूंगा, योगा प्रोटोकॉल फॉर अडल्ट्स के रूप में। उसमें फिर आप प्रेग्नेंट लेडी के लिए उनके आसन चेंज कर देंगे, प्रैक्टिस चेंज, प्राणायाम चेंज, सब कुछ चेंज। ठीक है?
सर ये जो देखो योगा का प्रैक्टिस ऑफ योगा एट डिफरेंट लेवल है ना, सबसे ऊपर जो दिख रहा है आपको, प्रैक्टिस ऑफ योगा एट डिफरेंट लेवल। बिगिनर पे कैसे कराओगे? बिगिनर पे सूक्ष्म व्यायाम है ना, हल्के स्थूल व्यायाम एक एक करके, सारी चीजें नहीं कराएंगे, कुछ कुछ चीजें कराएंगे। एक दो स्टैंडिंग आसन, एक दो सिटिंग आसन, ऐसे करके बिगिनर होगा। तो कैसे होगा, मैंने आपको 45 मिनट्स का एक नॉर्मल वाला भेजा है, उसको देखकर आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, उसको पढ़ के आना है, कल हम उसी पे डिस्कस करेंगे। सर ये जो इंटर्नशिप करनी है उसमें कितने लोग होना इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम नो लिमिट, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। 1000 लोगों को करा दो, आपको तो बहुत अच्छा इनाम भी मिल जाएगा। नहीं, फैक्ट कह रहे हैं। आप 1 और लाख लोगों मिनिमम? को अगर इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो योग में, दैट मीन्स यू आर डूइंग फिनोमिनल। रामदेव जी ने स्टार्ट किया था कुछ 10-20 लोगों से, आज की डेट में 10-10 हजार लोगों का गैदरिंग कर लेते हैं, फ्री फ्री करते हैं हम, और फिर धीरे धीरे उसमें चार्ज लगा लेते हैं। तो ही इज नाउ वेरी रिनाउंड, वेरी इफेक्टिव योग। मैं उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में अप्रिशिएट करता हूँ कि एक व्यक्ति ना ज़्यादा पढ़ा लिखा ना कुछ, है ना, अगला आया, उसने अपनी खुद की यूनिवर्सिटी बना दी और आज अपने मास्टर्स, पीजी, डिप्लोमा सब वो ही दे रहे हैं। सो हैट्स ऑफ, आज के टाइम में इतने ज़्यादा लोगों को कैसे वो मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक है, सर मिनिमम कितने मस्ट है, मतलब इससे कम तो नहीं होने चाहिए? 20 से कम मत करो। 20? मिनिमम 20 रखो, तब जाके 15 आएंगे आपके। मैंने बोल दिए 10 तो आएंगे ही 5। ठीक है, वो तो घर वालों को ही जगा दोगे तुम लोग। सर घर से कोई नहीं करने वाला, सब सुबह बिजी रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर फायदा क्या आपके टीचर होने का, जब आपके घर वाले हेल्थी नहीं हो रहे हैं। सर मैं तो सर सोच रही थी सुबह करने का, लेकिन फिर क्लास होगी तो क्लाश हो जाएगा मतलब। क्लास का मैं पूछता हूँ क्या रहेगा, अगर क्लास उसमें रिलैक्स होगी तो आप मॉर्निंग में कर लेना, नहीं तो इवनिंग में भी कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं कल। कल पूरा 8 से 9 हम एक यही क्वेश्चन डिस्कस था, करेंगे। फिजिकली जाके कोई स्कूल देख ज्वाइन कर बहुत सकते हैं? अच्छा है, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो। बस 2-4 फोटोज खींच लेना फाइल के लिए। ठीक। ठीक है, मैंने एक आपको वो शेयर कर दिया है, उसको रीड कर लेना बाद में क्लास के बाद, है ना। उसमें कोई डाउट सर होगा हम कल फोटो डिस्कस बनाना है, करेंगे। वीडियो नहीं बनाना है? हाँ बना सकते हो, whatever you like you can do in your yoga camp। ठीक है, लेसन तो प्लान भी फोटो प्लीज। चल जाएंगे ना सर? फोटो चल जाएंगे, फोटो करके लेसन प्लान के अंदर उसको लगा देना। एक फाइल बनती है आपकी, वो फाइल का भी सैंपल आपको दे देंगे, उस फाइल के आधार पे आप लोग अपना फाइल बनाना बढ़िया सा। हाँ सर, लेसन प्लान भी प्लीज शेयर करिएगा। हाँ वो मैं करता हूँ, एक अच्छा सा ढूंढ के। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करें। कर्म के बारे में डिस्कस किया था, ज्ञान योग पहले कंप्लीट किया था, फिर उसके बाद कर्म योग। तो कर्म योग में अब आगे जो है भगवद गीता के अनुसार बताया था, पतंजलि योग के अनुसार बताया था। अब बात करते हैं वेदांत के अनुसार कर्म। हमारे भारतीय दर्शन के हर एक विषय में, जिनका माइक अनम्यूट है प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। भारतीय दर्शन में जितने भी प्रकार के दर्शन हैं, जितने दर्शन हैं भारतीय दर्शन, चाहे वो षट दर्शन हो, जैन बौद्ध सांख्य, जैन फिलोसफी हालांकि नास्तिक दर्शनों में शामिल है, बौद्ध फिलोसफी भी नास्तिक दर्शनों में शामिल है, लेकिन वो भी कर्म सिद्धांत को मानते हैं। इसी ढंग से चाहे योग हो, सांख्य हो, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत,
हर एक दर्शन कर्म के सिद्धांत के बारे में बताता है। मतलब हमारा भारतीय जो दर्शन है वो सब उन सभी में कर्म के बारे में और कर्म को किस ढंग से करना चाहिए उस विषय में बताया गया है और कर्म सिद्धांत दिए गए हैं। अब जो वेदांत दर्शन है या वेदांत फिलॉसफी है या वेदांत जो है उनमें वेदों का अंत दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि वेदों का निचोड़ वेदांत दर्शन में है। इसमें कर्म के 3 भेद बताए गए हैं और उन 3 भेदों के अनुसार जो योगी लोग हैं उनके कर्म अलग प्रकार के कहे गए हैं और वो 3 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। कर्माणि कति विधानि सन्तीति चेत आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधा सन्ति। इसके अनुसार आगामी कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म लगभग भगवद गीता जो है उसी के अनुसार इन कर्मों को कहा गया है। और ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो डिवीजन दिया गया है, उसको कर्म के फल के आधार पर बांटा गया है। आगामी कर्म कौन से कर्म कहलाते हैं? वो कर्म जो वर्तमान में किया जा रहा है। अगर भगवद गीता को देखें तो आगामी कर्म किसके जैसे होंगे? क्रियमाण, वर्तमान में जो किए जा रहे हैं। और संचित कर्म कौन से हैं? संचित कर्म जो बोला था हमने शायद क्लास में पहले बता चुके हैं इस विषय में कि जो हमारा बैंक बैलेंस है, स्टोर है, अभी हमने उसको यूज करना शुरू नहीं किया है। ये संचित कर्म शब्द से भी पता चल रहा है लगभग वैसे हैं जिनका की फल अभी मिलना बाकी है, स्टोर्ड है। फिर उसके बाद प्रारब्ध कर्म मतलब पूर्व में, पहले, प्रारंभ में, वर्तमान से पहले जो कर्म किए गए हैं और जिनका की फल मिलना शुरू हो गया है या वर्तमान में हम जो भुगत रहे हैं वो सुख हो या दुख हो वो प्रारब्ध कर्म के कारण ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो टर्मिनोलॉजी है वो बदल गया है वेदांत में, बाकी मीनिंग एज इट इज है। अब आगे बढ़ते हैं। कर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं या कर्म किन किन आधारों पर किया जाता है, क्या कितने पहलू हैं इसके कर्म करने के? तो 2, एक सकाम और एक निष्काम। और भगवद गीता निष्काम कर्म के विषय में ही हमें निर्देशित करते हैं। सकाम कर्म कौन से हैं? कोई भी इच्छा के द्वारा किया गया कर्म, कोई भी इच्छा और उसमें स्वयं का हेतु, ऐसे सभी कर्मों को सकाम कर्म कहा गया है। फिर है निष्काम कर्म, नेकी कर दरिया में डाल, मतलब सर्वजन हिताय की भावना से जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म निष्काम कर्म कहलाते हैं। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, हम सभी योग वाले जितने भी लोग हैं या जो पंडित लोग होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं वो भी सार्वभौमिक कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर सभी का कल्याण करना, मंत्र उच्चारण जो भी मंत्र वेदोक्त मंत्र जितने भी हैं उनमें सभी के कल्याण की बात कही गई है। और हम सभी योग करने वाले लोग भी जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना करते हैं एट द एंड वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और सर्वजन निरामय, मतलब डर ना हो, भय ना हो, किसी प्रकार का रोग ना हो, दोष ना हो, दुख ना हो, उस भाव से हम प्रार्थना को करते हैं। इवन यहाँ तक कि सबका मंगल हो और कोई भी दुख का भागी ना बने। तो ये सार्वभौमिक कल्याण के लिए जो प्रार्थनाएं भी की जाती हैं वो भी उसमें भाव आता है क्या हमारा? कई बार कोई भाव नहीं रहता, खुद के लिए तो कोई
भेदभाव नहीं रहता, सर्व जन हिताय की भावना रहती है। तो ऐसे कर्म निष्काम कर्म में आते हैं। ये हो गया हमारा कर्म सिद्धांत, यहाँ पूरा कर्म योग, मतलब सॉरी कर्म सिद्धांत नहीं, कर्म योग। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ें। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। ये सब हो चुका है। रिवीजन कर वो रिपीटेशन करा दे, सॉरी रिवीजन या रिपीटेशन कुछ भी समझ लीजिए। जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में सर इसमें वो फाइल पता नहीं क्यों ओपन नहीं होती है। विवेक सर जरा उसको इस पे फाइल इसको ले आइए जरा, सिलेबस को। जी ये 1.5 था शायद, है ना? ठीक, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने, ये कौन सा पेपर है? हाँ यही है, फर्स्ट है। इसमें 5th नंबर का जो है 1.5, इसमें ज्ञान भक्ति कर्म और पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि ये थोड़ा सा बताते रहे इस बारे में। हमारा जो पतंजलि योग सूत्र के बारे में हमने आपको बताया था सर, अभी लगा रहने दीजिए उसको, उसी को लगा रहने दीजिए। अभी हमने पिछली क्लासेस में हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग किया, और जो पतंजलि योग सूत्र है ये हम आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पतंजलि योग सूत्र में करवा चुके हैं। और उसमें 4 चैप्टर होते हैं, समाधिपाद, साधनपाद, विमुक्तिपाद और कैवल्यपाद। और पतंजलि योग सूत्र में विशेष रूप से क्या है, राजयोग है, बताया है ये। और उसमें अष्टांग योग का वर्णन, मतलब योग के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में आपको अंतरंग और बहिरंग के रूप में बताया है, जो कि सिलेबस का भी पार्ट है आपके दूसरे पेपर के। ध्यान आ गया सबको? तो हमें प्रश्न दे दीजिए अगर ध्यान है तो। वही कंटेंट यहाँ पर आएगा, इधर सूत्र नहीं आएंगे, इधर उसका डिस्क्रिप्शन आएगा उन चीजों का। क्लियर हो गया? ये क्या हुआ सर? मैंने तो कुछ नहीं किया। मैम का वीडियो फ्रीज हो गया। हाँ जी विवेक सर, मैम एकदम से वो हो गया, नेटवर्क उनके वहाँ कुछ डिस्कनेक्ट हुआ है। हाँ जी वही लग रहा है। अब मैम 5 मिनट्स का ब्रेक नहीं देते ना? नहीं मैम तो सर को बोला हुआ ना पहले छोड़ने के लिए 10 मिनट। अच्छा जी मैम आप आ गए हैं दोबारा। फिर चले गए मैम? लग रहा है मैम के वहाँ शायद नेटवर्क वीक है आज। हाँ
विवेक जी, ये ज्ञान भक्ति का कल करा दिया था क्या? कल कराया था क्या विवेक जी? नहीं मैम, अभी नहीं दिख रहे आप। या कोई और बताएगा क्या? वो फोन पे हाँ हाँ सर, करवा दिया था, कल करवाया है। ज्ञान भक्ति, हाँ जी, हाँ हाँ कर्म का तो आज बताया इन्होंने शायद। हाँ हाँ, ज्ञान भक्ति कल हो गया। तो इसका कोई नोट वगैरह है? जो पीडीएफ शेयर किया है उसी में से पढ़ाया सर मैम ने। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमारे ग्रुप में होगा? हाँ, ऑफिशियल ग्रुप में है, पेपर 1 भी और पेपर 3 का भी हो पीडीएफ। अच्छा मैम अपना लैपटॉप रिस्टार्ट कर रही है। मैम गौरव, आपने जो बोला मैम ने सुन लिया। मैम कह रही है 5 मिनट का ब्रेक ही कर लो फिर। अब टू लेट मैम नाउ, अब तो नहीं दे रहा है, तो बैठ गए। उनको वो नहीं दिख रही है ना, उनकी आवाज आ रही है, बट उनको दिखाई दे रहा है और उनको सुनाई दे रहा है। पढ़ने के लिए इस तरह का पीडीएफ निकलवा के पेपर प्रिंट आउट करा निकाले, पेपर 1 पेपर 3, तो ऐसा करा सकते हैं ना? इन्हीं में से इसमें जो मैम ने डॉक्यूमेंट शेयर किए थे, मैम ने बताया था आप उस सिलेबस के हिसाब से देखना, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स हमारे बाद वाले कोर्स के हैं। ये बाद वाले कोर्स के हैं, इसमें तो पेपर 2 मैम और ने बोला था जी। अच्छा, सब्जेक्ट वही है, बट आप अपने सिलेबस के हिसाब से देखो कि उसमें क्या क्या है। जैसे 1.2 3 4 5 है, उसको मैच कर लो। उसके अलावा जो टॉपिक्स है उसको नहीं यूज करना है। अच्छा, जो टॉपिक मैम पढ़ा रही है बस उसको मैं कर लूं सेलेक्ट? मैम पढ़ा रही है या आप सिलेबस से कंपेयर कर लो ना। मतलब इस वक्त तो मैं दोनों ही चीज लेके चल रही हूँ सर। हाँ नहीं, इसमें बहुत ज्यादा है। अच्छा हाँ मतलब जैसे 155 पेज है, तो ये वाला तो हाफ के आसपास ही होगा, क्योंकि वो 6 महीने वाले कोर्स का है ना, वेलनेस इंस्ट्रक्टर का, जो मैम ने नोट शेयर किए हैं। अच्छा मैम ने बात इसीलिए मैम ने पहले शेयर ही नहीं किए थे। अच्छा, हाँ ठीक है सर, ठीक है, देख के पढ़ेंगे सर। जी सॉरी प्रमोद जी, आप कुछ पूछ रहे थे, मैम का कॉल आ गया था बीच में। पूछ रहा था कि कल जो पढ़ाया था उसमें ज्ञान और भक्ति कवर किया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा नहीं, कल तो इंट्रोडक्शन टू मेजर स्कूल ऑफ योगा में जो 1.5 टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू मेजर स्कूल ऑफ योगा, उसमें ज्ञान भक्ति का कल कराया था क्या? मैम हाँ, ज्ञान भक्ति करवाया था सर। हाँ तो शारदा मैडम ने बता दिया, ठीक है, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करें। पता नहीं क्या एकदम से फ्लैश हुआ है, लाइट इंक्रीज हुई और उसके बाद पूरा चला गया, आवाज नहीं जा रही थी यहाँ से। चलिए हम लोग यहाँ देख रहे थे। कहाँ पर थे हम लोग? 1.5 वॉइस आ रही है अभी मेरी? ठीक। हमारा ये 1.1 1.2 1.3 1. हो गया 4 कि नहीं हुआ? शायद मेरे को नहीं ध्यान। 1.4 नहीं हुआ। वो नहीं हुआ ना। हाँ 1.4 नहीं हुआ है, 1.5 हो गया है, जो कि आज ही कंप्लीट हुआ है। इसमें हठ योग सबसे पहले बताया था, फिर उसके बाद ज्ञान भक्ति और फिर कर्म और पतंजलि योग सूत्र, जो कि पतंजलि योग मतलब राजयोग। राज मतलब कि डोमिनेट और संपूर्ण, रॉयल योगा भी बोलते हैं इसको। तो पतंजलि योग सूत्र अपने आप में क्या है? मन और मन से संबंधित विषयों की बात करता है, मन के नियंत्रण की बात करता है, व्यवहार के नियंत्रण और व्यवहार के मॉडिफिकेशन की बात करता है। चाहे वो पतंजलि योग सूत्र में जो वृत्तियों के लिए कहा गया है, योगशित वृत्ति, माइक म्यूट कर लीजिए, किसी का माइक अनम्यूट है। चाहे वो वृत्तियों के मॉडिफिकेशन के लिए कहा हो, वृत्ति मतलब सर्कुलाकार
वर्तुलाकार या सर्कल में वृत्तियां घूमती रहती हैं, चाहे उनके मॉडिफिकेशन की हो और इनका संबंध हमारे विचारों से है, जो व्यवहार में रिफ्लेक्ट भी होता है। इस सब के लिए महर्षि पतंजलि ने जो कहा है, जो हम दूसरे पेपर में डिस्कस कर चुके हैं, अष्टांग योग के रूप में, मैत्री करुणा के रूप में, क्लेशों को दूर करने के लिए, वृत्तियों को दूर करने के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। क्लियर हो गया? पतंजलि मतलब राजयोग, कहीं भी अगर पतंजलि योग कहा जाए या राजयोग कहा जाए तो वहां पर पतंजलि योग सूत्र से संबंधित विषयों की चर्चा होगी, उसके विषय में लिखा जाएगा। क्लियर हो गया सबको? प्लीज। मैम 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा? नहीं, 5 मिनट का ब्रेक नहीं मिलेगा। मैम बेटी को लाना है नीचे से, बस 5 मिनट जाके लेके आइए, अभी सिलेबस के थैंक यू मैम। ठीक। फिर उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू योगा प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। फिर उसके बाद है ये कंप्लीट हो गया था हमारा, 1.6 भी कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद 1.7 षटकर्म का मीनिंग, पर्पस और सिग्निफिकेंस, ये भी कंप्लीट हो गया था। एक बार फिर से सिग्निफिकेंस बता रहे हैं, ये हमें साधना के मार्ग पर प्रवृत्त करने में मदद करता है। कैसे? जैसे हमारे जो बेसिक नीड्स होती हैं फिजिकल बॉडी की, फिजिकल जो नीड्स होती हैं, अगर वो हम ध्यान करने बैठे हुए हैं या हम आसन प्राणायाम कर रहे हैं और हमें सर्दी खांसी जुकाम या वॉशरूम जाने की बार बार आवश्यकता पड़े, तो क्या हम साधना कर पाएंगे? साधना में वो विघ्न है एक तरह से। तो जो षटकर्म है वो हमारे शरीर को शुद्ध करता है, और शरीर को शुद्ध करता है तो इसमें स्थैर्यता, निरोगता, सब कुछ, दृढ़ता, सब कुछ आती है। ठीक है, षटकर्मों के प्रभाव के कारण, मतलब षटकर्मों का एक तरह से लाभ हो गया। घट शुद्धि कहा गया, घट मतलब हमारा ये शरीर, तो इसकी शुद्धि का साधन क्या है? षटकर्म है। अब आगे बात करते हैं, ये 1.7 ये भी कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद 1.8, इसमें सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम और सूर्य नमस्कार, ये भी करा दिया है, याद है? ध्यान है? अरे भाई, इससे पहले तो कराया था जब हमने हठ योग पढ़ाया था, उसी ड्यूरेशन में। ठीक। फिर उसके बाद अपना क्या है, इंट्रोडक्शन टू योगासन, मीनिंग, प्रिंसिपल एंड देयर हेल्थ बेनिफिट्स। योगासन में आसन का मतलब, उसके करने के सिद्धांत और उसका क्या लाभ होता है। तो योगासन का मीनिंग आस धातु से बना है। आस मतलब आसन, कुछ बिछा के बैठने से या बैठने से इसका मतलब है। और फिर उसके बाद आसन की जो डेफिनेशन है वो स्थिर सुखम आसनम बताया था, पतंजलि योग सूत्र में भी है ये। फिर उसके बाद प्रिंसिपल क्या है, योगासन करने का सिद्धांत क्या है। इसमें आपको प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, प्रयत्न की शिथिलता के साथ बताया था, और साथ में और भी बहुत सारी चीजें बताई थी। साथ में जो हमारा कैपेसिटी है, हमारी हेल्थ कंडीशन जो है, वो यहाँ पर ध्यान रखते हुए हमें प्रैक्टिस करनी होती है। इस तरह से आपको प्रिंसिपल्स बताए थे। और इंडिविजुअल डिफरेंस, अगर हम किसी और की क्लास ले रहे हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में भी बताया था कि इंडिविजुअल डिफरेंस का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है आसनों को कराने में, क्योंकि हर एक व्यक्ति की बॉडी टाइप और बॉडी, शरीर और शरीर की आकृति अलग अलग होती है, और हर एक व्यक्ति की लिमिटेशन अलग अलग होती है। कोई हो सकता है पश्चिमोत्तानासन आसानी से कर पाए, और कोई हो सकता है कि घुटनों तक ही पैर ना पहुंच पाए। तो इस तरह से हमें आसनों को करते वक्त प्रयत्न की शिथिलता जो मेन प्रिंसिपल है उसको ध्यान में रखते हुए उससे एसोसिएटेड प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना होता है। फिर उसके अलावा जो हेल्थ बेनिफिट्स थे वो फिजिकल, शारीरिक, मानसिक, मेंटल और भावनात्मक, इमोशनल
और सोशल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हमें योगासन के माध्यम से मिलते हैं। ये आपका है 1.9, ये भी कंप्लीट हो गया था जब हठ योग कराया था उसी ड्यूरेशन में। और साथ में जो आसनों के प्रकार हैं वो भी कौन कौन से प्रकार हैं, उसमें आपके शरीर की स्थिति के अनुसार आसनों के प्रकार होंगे नंबर 1। फिर उसके बाद ट्रेडिशनल पोस्चर, कल्चरल पोस्चर्स, इस तरह से ये डिवीजन भी आपको बताया था। तो जो शरीर की स्थिति के अनुसार आसन होंगे, योगासन होंगे, उनके भी प्रकार होंगे। कौन कौन से प्रकार होंगे? 5 बताए थे शायद क्लास में, स्टार्टिंग की क्लासेस में, और इस समय भी बताए थे शायद। उसमें कौन कौन से? पीठ के बल लेटने वाले, पेट के बल लेटने वाले, बैठने वाले, खड़े होने वाले और ट्विस्ट होने वाले। मतलब शरीर की स्थिति के अनुसार 5 मेजर कैटेगरीज हो जाती हैं किसकी? आसनों की, ये बताई थी। और फिर ट्रेडिशनल और कल्चरल योगासन। ठीक, फिर ये हो गया आपका 1.9। मैम एक्सक्यूज मी, मैम ट्रेडिशनल और कल्चरल तो क्या मतलब डिफरेंस है? तो मुझे लग रहा है इंट्रोडक्शन टू योगासन मीनिंगफुल स्टूडेंट हुआ था क्या? ये नहीं हुआ था मैम। मैम ये स्टैंडिंग और सिटिंग एंड पेट के बल और पीठ के बल, ये तो हमें उधर भी प्रैक्टिकल में भी बताया हुआ है और हमने किया भी है इसको, लेकिन ये ट्रेडिशनल एंड कल्चर के शब्द नहीं आया इसमें। कोई बात नहीं सर, ट्रेडिशनल और कल्चरल अगर शब्द नहीं आया है तो मैं बता देती हूँ आपको, अभी फिर से बता देती हूँ। ड्यूरेशन में बताया था शायद, एक मिनट, हम ये देख रहे हैं इसी में। देखिए, हठ प्रदीपिका में कितने आसन दिए गए हैं ये बताया था आपको। घिरण संहिता में कितने आसन दिए गए हैं ये बताया था। मैम हठ प्रदीपिका में 15। मैम 1.8 लास्ट हुआ था बस। मुमुक्षत्व तक। कौन सी दुनिया में है आप? रुकिए एक मिनट, अभी दिखा रहे हैं हम आपको। योगासन के बारे में भी हो गया था। ये क्या लिखा हुआ है? ये स्लाइड याद है किसी को? 1.9 नहीं हुआ था मैम। देखो ये 1.9 ही है, ये आपके इसी में है। आसन का अर्थ, चलो मैम ये नहीं हुआ पक्का? नहीं हुआ मैम पक्का। 1.8 तक हुआ, नोट कर रखा है। कोई नहीं, तो आज इसी को ले लेते हैं, ठीक है? एक मिनट, अभी उसको ले आइए सर, उसको स्क्रीन पर ले आइए जरा। हाँ, इसको हमने ये बोल दिया था कि अपन इसको बाद में करेंगे। आज की अभी ये डिस्कशन का यही उद्देश्य था। और हमने हाँ ये बोला था आप लोगों को कि ये CCYWI ये छोड़ देना इसको, मतलब ये लिखे हुए पर ध्यान मत दीजिएगा। बोला था शायद, हाँ या ना बोल दीजिए आप प्लीज। हाँ मैम, हाँ बोला था। हाँ बस इतना बोलते हमने, छोड़ दिया था। आप सिलेबस ले आइए जरा थोड़ा सा स्क्रीन पे सर। मैम मेरी तरफ से तो खुला हुआ है, आप बंद करेंगे तो आएगा आपके पास। अच्छा, अब हम इसको कैसे स्टॉप शेयरिंग कर देते हैं, ठीक है? नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है सर आपका, आपको दोबारा शेयर करना पड़ेगा। हाँ अभी आ गया। हाँ 1.9 और 1.10 और 1.4 है ना, ये बचा हुआ है अपना, ठीक है? तो अब अपन लोग ले लेते हैं 1.9 और 1.10। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी स्क्रीन दिख रहा है हमारा? नहीं दिख रहा होगा शायद। 1 पॉइंट प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। अब ये जो डार्क, ये जो सब्जेक्ट कोड और CCYWI लिखा हुआ है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। बाकी हमारा जो विषय है वो क्या है? योगासन का अर्थ,
सिद्धांत और प्रकार और जो भी है उसके क्या प्रिंसिपल्स है ना, जो भी है वो सारा इस स्लाइड में इस पेज में आपको मिल जाएगा। ये शेयर कर चुके हैं शायद, है ना? शेयर कर दिया था ना सर? जी मैम, ग्रुप में भी ग्रुप में कर दिया था ना? आपने कर दिया था। चलिए अब हम लोग आसन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आसन का शाब्दिक अर्थ क्या है? आसन का शाब्दिक अर्थ अस धातु से लिया गया है, जिसका कि मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिस पर जो कि बैठने के उपयोग में, माइक म्यूट कर लीजिए, किसी का माइक अनम्यूट है। जो कि बैठने के उपयोग में लाई जाने वाली हो, उसको आसन कहते हैं। और इसके अलावा योग आसन, जब वो तो हो गया आसन शब्द का मतलब। योग आसन मतलब साधना में हम जिस स्थिति में बैठते हैं, जिस मुद्रा में बैठेंगे या शरीर की जो भी स्थिति होगी और जो शरीर और मन को स्थिरता देने वाली होगी, सुख की अनुभूति कराने वाली होगी, जो कि महर्षि पतंजलि ने कहा है स्थिर सुखम आसना, मतलब शरीर और मन की ऐसी अवस्था जो सुख और स्थिरता देने वाली हो, ऐसी स्थिति को योगासन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। योग के जो ग्रंथ हैं उनमें क्या कहा गया है योगासन के लिए? सबसे पहली चीज तो ये कि महर्षि पतंजलि ने योगासन को यम और नियम के बाद स्थान दिया है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर यम और नियम के बाद पतंजलि योग, आपको पता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस तरह से आज 8 अंग बताए गए हैं और जो आसन है वो तीसरे स्थान पर आता है। इसी प्रकार जो गोरक्षनाथ जी हुए हैं, जो कि हठ योगी हैं, गोरक्षनाथ जी ने अपने गोरक्ष शतक, ये ग्रंथ है, इस जैसे महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र दिया है, ऐसे ही गोरक्षनाथ जी ने गोरक्ष शतक दिया है। शतक मतलब 100, उसमें 100 सूत्र हैं, इसलिए वो शतक है। तो गोरक्ष शतक में षडांग योग के बारे में बताया है। और महर्षि पतंजलि ने यम और नियम को पहला स्थान दिया है, लेकिन जो गोरक्षनाथ जी हैं ये हठ योगी हैं, इसलिए इन्होंने आसन को पहला स्थान दिया है। और क्या कहा है गोरक्ष शतक में 4th नंबर का जो इनका सूत्र है, आसनम प्राण संयामम प्रत्याहारो धारणा ध्यानम समाधि रेतानी योगांगानी भवंति षट, मतलब उन्होंने यम और नियम राजयोग से संबंधित हैं, इसलिए उन्होंने अपने इस जगह पर उस चीज को स्थान नहीं दिया है, कहीं और उसको अप्रत्यक्ष रूप से स्थान दिया है। और ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि गोरक्षनाथ जी स्वयं हठ योगी थे। अब उसके बाद जो हम सभी लोग ज्यादातर सामान्य रूप से पढ़ते हैं या आपके जो सिलेबस में है, उसमें हठ प्रदीपिका एक ग्रंथ है और हठ प्रदीपिका को स्वामी स्वात्माराम जी ने दिया है। और स्वामी स्वात्माराम जी भी एक हठ योगी थे, इसीलिए उन्होंने भी हठ क्या कहा है अपने पहले चैप्टर के 17th नंबर सूत्र में, हठस्य प्रथमांगत्वादासन पूर्व मुच्यते, मतलब हठ योग जो है उसका प्रथम अंग आसन कहा गया है, ऐसा उन्होंने बताया है। ठीक, उसके बाद आगे घेरण संहिता भी आपने सुना होगा। घेरण मतलब थोड़ा बहुत उसका सिलेबस भी है हमारे इसमें पढ़ने के लिए, और जो भी आसन वगैरह करते हैं प्राणायाम करते हैं ये हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता से ही लिए गए हैं।
कुछ चीजें दोनों में एक जैसी हैं, कुछ चीजें अलग अलग हैं। अब घेरण संहिता में जो आसन है उसका स्थान कहाँ है और उसको क्या कहा जाता है। तो घेरण संहिता एक प्रकार से घटस्थ योग है। क्या कहा गया है घेरण संहिता को? घटस्थ योग कहा गया है, क्योंकि शरीर की शुद्धि के विषय में बात करके इन्होंने सबसे पहले क्या दिया है? षट कर्म दिया है, उसके बाद आसन दिए हैं, उसके बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, इस तरह से इन्होंने अपने 7 साधनों में सभी को अपना स्थान दिया है, धारणा, ध्यान आदि को। और आसन जो है या प्राणायाम या कोई भी क्रियाकलाप उसको सप्त साधन कहा है। और उसके लिए क्या कहा है? शोधनम, दृढ़ता चैव स्थैर्यम, धैर्यम च लाघवम, प्रत्यक्षम च विनिर्लिप्तम, घटस्य सप्त साधनम। मतलब हमारा जो शरीर है ये घट रूप है, इसकी शुद्धि के लिए 7 साधन बताए हैं। उसमें से प्रथम साधन जो है वो षट क्रिया है और दूसरा साधन क्या है? आसन। आसनों को दूसरे स्थान पर रखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैम श्लोक का अर्थ बता दीजिए, इस वाले श्लोक का अर्थ बता दीजिए। अभी बताया मैंने कि आप क्या बोलते हैं, पतंजलि ने जो हठ योग के बारे में कहा था, हठ योग को उन्होंने हठ योग ना कहते घटस्थ योग कहा है। घटस्थ योग क्यों कहा है? क्योंकि शरीर की शुद्धि के बारे में बात की गई है और शरीर की शुद्धि के साथ उन्होंने 7 साधनों की बात की है। मतलब इस शरीर की शुद्धि करनी है या घटस्थ योग करना है तो हमें इन 7 साधनों को अपनाना होगा। या उन 7 साधनों के अपनाने से ये 7 प्रकार के लाभ होंगे। कौन से? शोधन, षट क्रियाएं, फिर उसके बाद दूसरा जो साधन है वो आसन, फिर तीसरा साधन प्राणायाम, फिर उसके बाद प्रत्याहार, फिर प्राणायाम, फिर धारणा और ध्यान के रूप में स्थैर्यम मतलब स्थिरता, धैर्य मतलब पेशेंस। आप मतलब वो जो उन्होंने चाहे षट क्रियाएं दी हैं, चाहे आसन दिए हैं, चाहे प्राणायाम दिया है, चाहे प्रत्याहार दिया है, चाहे धारणा दी है, चाहे ध्यान दिया है, चाहे समाधि दी है, ये साधन बताए हैं उन्होंने। उन साधनों का क्रम से बेनिफिट बताया है इस श्लोक में कि क्या बेनिफिट होते हैं। लाघवम मतलब शरीर की लघुता। तो वो जो 7 साधन हैं, और 7 साधन कौन कौन से हैं? सबसे पहले जितने चैप्टर हैं उन चैप्टरों को साधन कहा जा रहा है यहाँ पर। अब क्लियर हो गया होगा शायद, है ना? तो 7 चैप्टर हैं, उन 7 चैप्टरों को 7 साधन कहा गया है और उनके जो उनसे संबंधित जो लाभ होंगे वो कौन कौन से? शोधन, शरीर की शुद्धि, दृढ़ता, शरीर की स्थिरता, स्थैर्य, शरीर और मन की स्थिरता, फिर उसके बाद धैर्य। धैर्य होगा तो आप इंतजार कर सकते हैं ना, पैनिक नहीं होंगे। तो हमारा जो अभ्यास है उससे प्राप्त होने वाले फलों के लिए हमें पैनिक नहीं होना होता, धैर्य रखना होता है। और उसके अलावा कौन सा लाभ? 5वां लाघव, शरीर में लघुता, मन में लघुता, भारीपन नहीं। फिर उसके बाद जब ये सब होता है तो प्रत्यक्षम च विनिर्लिप्तम, मतलब ईश्वर के साक्षात्कार का जो उद्देश्य है उसका प्रत्यक्षीकरण हो जाता है और हम इस संसार से, इस शरीर में भी रहते हुए हम
निर्लिप्त रहते हैं, किसी चीज से अटैच नहीं होते, एसोसिएट नहीं होते जब समाधि घटित होती है तब। ये मतलब है इसका। और इसलिए इनको क्या कहा है, घटस्य सप्त साधनम, मतलब इस प्रकार इस घटस्थ योग के लिए 7 प्रकार के साधन बताए गए। क्लियर हो गया? यस और नो बोल दीजिए। करुणा मैम आप बताइए प्लीज, कहाँ हैं आप? दिख नहीं रहे इसमें। समझ आ गया आपको? अब नहीं बोल रहे मैम समझ में आ गया। तो कहाँ चले गए थे आप? हमें दिख भी नहीं रहे यहाँ पे। अब दिख रहे हो? नहीं दिख रहे। मैम बुक देख रही थी, आपने जो शेयर की ना वो सामने लाइन चेक करी थी, क्योंकि यहाँ बहुत छोटा है स्क्रीन पे। हाँ स्टार्टिंग में है, चैप्टर से पहले है। और से पढ़ रही थी मैं, तभी मुझे बहुत अच्छा लगा है श्लोक, इसलिए मैंने आपको दोबारा एक्चुअली अच्छा है। इसमें सारे जितने भी 7 अंग कहे हैं हिरण संहिता में, उन 7 अंगों का निचोड़ है असल में इसमें। अब उन्होंने एक्चुअली टाइम कम है अपने पास, अदरवाइज डिटेल में बात होती है इस विषय में। देखिए सब उन्होंने जो षट कर्म है वो पहले दिया, तो उसके लिए शोधन कह दिया। उसके बाद दूसरा चैप्टर कौन सा है? आसन है, उसके लिए दृढ़ता कह दिया कि आसनों के करने से दृढ़ता आती है। और यहाँ चाहे शोधन हो चाहे दृढ़ता हो, और फिर उसके बाद स्थिर षटकर्म, आसन, प्राणायाम, उसके लिए स्थैर्य कह दिया। शरीर और मन की स्थिति के बारे में बता दिया। फिर प्रत्याहार की स्थिति के बारे में बता दिया कि धैर्य आता है। फिर उसके बाद क्या है? मुद्राबंध, षटकर्म, आसन, मुद्राबंध है तीसरा है ना मुद्राबंध। चैप्टर्स के नाम पढ़िए जरा। मैम एक बार दोबारा सीक्वेंस से लिखवा दो हमें, बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ मैं इस चीज को। पहला आपने सक्रिय शोधन बोला, दूसरा आपने आसन दृढ़ता बोला, प्राणायाम मुद्राबंध, आसन, प्राणायाम, एक मिनट, मुद्राओं को भी वर्णन है। चलिए हम ये बाद में नोट कराएंगे, पहले इसको आसन को कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है? क्योंकि हमें केवल हिरण संहिता नहीं पढ़ा रहे हैं। कहाँ थे अपन लोग? आगे आसन की परिभाषा क्या दी गई है? आसन की परिभाषा जो दी गई है वो महर्षि पतंजलि ने अपने पतंजलि योग सूत्र के 2nd चैप्टर साधनपाद के 46 नंबर सूत्र में आसन की डेफिनेशन दी है। और उसमें क्या कहा है? स्थिर सुखम आसना, मतलब शरीर की कोई भी स्थिति, इन्होंने यहाँ किसी भी जो आसन का के करने की विधि के बारे में नहीं बताया है। क्या बताया है कि कोई भी स्थिति, चाहे वो अमीबा की स्थिति क्यों ना ले ले आपका शरीर, मतलब कुछ भी तोड़ मरोड़ लो आपके शरीर को, अगर उसमें सुख मिल रहा है आपको तो वो कैसा होगा? स्थिरता पूर्वक होना चाहिए, तो वो आसन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आसनों की विशेषता या सिद्धांत, उसके लिए क्या कहा है? प्रयत्न की शिथिलता के साथ, जब हम अगले ही श्लोक है, प्रयत्न की शिथिलता रखते हुए जब हम योगाभ्यास करते हैं तब वो हमें समाधि तक ले जाने का, समापत्ति एक्चुअली समाधि का भी दूसरा नाम है, तब वो हमें समाधि की स्थिति, यहाँ लिखा है मन का अनंत से मिलन की स्थिति अनुभव होनी चाहिए। तो हमें समापत्ति मतलब समाधि की स्थिति में भी ले जाने का काम करता है। अगर आप घंटों पद्मासन में बैठने की कैपेसिटी रखते हैं तो ये आपको कि मन को उन आयामों पर लेकर जाएगा जहाँ समाधि के जैसा अनुभव होगा, कि हमें मतलब एक अलग स्थिति का अनुभव होगा। समाधि नहीं मतलब यहाँ पर, लेकिन वैसा अनुभव होगा चाहे वो क्षणिक हो। ठीक, फिर उसके बाद सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये भी हठ योग का एक ग्रंथ है जिसमें कि भगवान शिव और पार्वती का संवाद के रूप में ये
ग्रंथ है उसमें क्या कहा है आसन के लिए, आसन नीति स्वरूपे समासानंतर, मतलब साधक के अनुकूल साधक की स्थिरता ही आसन की मुख्य विशेषता है। साधना के अनुकूल ही साधक की स्थिरता, और यहाँ शरीर की स्थिरता नहीं, शरीर के साथ मन की स्थिरता के विषय में भी बात की गई है। फिर उसके बाद आसनों के का जो प्रकार हैं वो कौन कौन से, करने के उद्देश्य के आधार पर यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्णन कौन कौन से। ध्यानात्मक आसन, ध्यानात्मक आसन आपको पता है, पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन आदि जो भी आसन हैं वो ध्यानात्मक आसन कहलाएंगे। फिर उसके बाद सांस्कृतिक या कल्चरल आसन, कल्चरल आसन में या ट्रेडिशनल पॉस्चर बोलेंगे यहाँ पर। ट्रेडिशनल पॉस्चर्स जो होंगे ये हमारे परंपरा से लिए गए हैं, और जितने भी हठ यौगिक ग्रंथ हैं, चाहे वो हठ प्रदीपिका हो या घीरण संहिता हो, उसमें ट्रेडिशनल पॉस्चर्स दिए गए हैं। ट्रेडिशन से आए हैं, परंपरा से आए हैं, या गुरु शिष्य परंपरा से जो आए हैं और उनको लोग अनुभव किया है, उस अनुभव के स्तर के आधार पर इनका वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद शैथिल्य कारक या शिथिलीकरण के आसन भी कह सकते हैं आप इसको, या रिलैक्सेशन पॉस्चर्स भी कह सकते हैं आप इसको, कि रिलैक्सेशन पॉस्चर कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिए हर एक पोजीशन में रिलैक्सेशन पॉस्चर होता है। जैसे पीठ के बल लेटे तो शवासन रिलैक्सेशन पॉस्चर होगा, पेट के बल लेटे तो मकरासन रिलैक्सेशन पॉस्चर होगा, या बालासन रिलैक्सेशन पॉस्चर होगा। फिर उसके बाद बैठे तो दंडासन रिलैक्सेशन पॉस्चर होगा। फिर उसके बाद सुपाइन, प्रोलाइन, और कौन सा बचा, स्टैंडिंग पोजीशन में हाथों को ऐसे रिलैक्स रख के, स्पाइन स्ट्रेट करके, हाथों को लूज रख के, वो भी उसका स्टैंडिंग पोजीशन में रिलैक्सेशन पॉस्चर होगा। तो ये शरीर को लेटने, उठने और बैठने और खड़े होने के आधार पर रिलैक्सेशन पॉस्चर्स होंगे। क्यों? क्योंकि ट्विस्टिंग बॉडी पॉस्चर्स जो होते हैं उनके लिए अलग से कोई रिलैक्सेशन पॉस्चर नहीं होगा, केवल बैठ कर किए जाते हैं वो आसन, या खड़े होकर किए जाते हैं। दोनों कंडीशन में जो रिलैक्सेशन के पॉस्चर्स होंगे वो सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे। ठीक, फिर शारीरिक मुद्रा के आधार पर ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको पता है, जो अभी थोड़ी सी देर पहले बताए भी थे कि शरीर की स्थिति के अनुसार। अब हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं उन सभी पौराणिक ग्रंथों में आसनों के बारे में मिलता है कि और वो कितने ईस्वी पूर्व हुआ है ये भी देख सकते हैं। चाहे वो महाभारत हो, पतंजलि योग सूत्र हो, अथर्ववेद संहिता हो, योग याज्ञवल्क्य हो, वायु पुराण हो, मार्कंडेय पुराण हो, योग सूत्र हो, भागवत पुराण हो, गोरख संहिता हो, हठ योग हो, सांख्य प्रवचन, भाष्य योग उपनिषद, हठ रत्नावली, कोई भी ग्रंथ हो, उन सभी में कुछ आसन देखने को मिलते हैं जिनका कि चार्ट यहाँ दिया गया है। अगर महाभारत में देखा जाए तो मंडूक आसन और वीरासन के नाम से आसनों के बारे में देखने को मिलता है। और अगर वायु पुराणों में वायु पुराण को देखा जाए तो अर्थपद और स्वस्तिक आसन देखने को मिलता है। अब हठ रत्नावली, क्योंकि योग का ये सभी वैदिक ग्रंथ हैं, इसमें से आप नीचे देख रहे हैं हठ रत्नावली 84 आसनों का नामोल्लेख है, जिसमें से ज़्यादातर की मेथड डिस्क्राइब है, लेकिन कुछ आसनों का मेथड डिस्क्राइब नहीं है, केवल नाम दिया गया है, वहाँ पर करने की विधि नहीं बताई गई है। फिर उसके बाद घीरण संहिता और शिव संहिता जो है, इसमें शिव संहिता में केवल 4 आसन दिए गए हैं। इसमें भूनमनासन और पश्चिमोत्तानासन नहीं लिखे हुए हैं, इसमें केवल 4 आसन दिए गए हैं शिव संहिता में। और हठ प्रदीपिका में आपको पता है कि
आसनों की संख्या 15 दी गई है, इसमें लिखा नहीं है। इसके पहले एक स्लाइड थी उसमें लिखा था ये, पिछली क्लास में ये है। ठीक, अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? अगर इसके नामों को याद करना हो किसी को, तो आप देखेंगे कि जो एस से स्टार्ट होते हैं वो 4 आसन है। ठीक है, स्वस्तिकासन, शवासन, सिंहासन, कितने हो गए? सिद्धासन। सिद्धासन। हाँ, और सिद्धासन 4 हो गए, ये 5वां सिद्धासन। तो इस तरह से आप आसनों के नाम भी याद कर सकते हैं। कैसे? 4S, 2P, 2B ऐसे करके, और मतलब अपना बना लीजिए, सेट कर लीजिए अपने हिसाब से, और आसनों के नाम भी याद हो जाएंगे अगर ऐसा करते हैं तो। फिर उसके बाद ये आसनों के बारे में मेथड दिया गया है। तो ये आपको जो सिलेबस में आपके आसन हो वो करने हैं आपको, यहाँ इसको करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना, पता होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर जो हठयोग प्रदीपिका है उसमें 4 आसन, 15 तो दिए हैं लेकिन 4 ही महत्वपूर्ण आसन हैं, ये भी उन्होंने बता दिया है। और 84 आसनों में से 15 महत्वपूर्ण है और 15 में से भी 4 महत्वपूर्ण है, ऐसा उन्होंने कहा है। कौन कौन से हैं वो महत्वपूर्ण आसन? सिद्धम, पद्मम, सिंह, भद्रम। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, ये 4 आसन महत्वपूर्ण है। और ये चारों के चारों आसन जो हैं, ये सिंह आसन को छोड़ के, ये सिद्धासन और पद्मासन, ये क्या है? ध्यानात्मक आसन है। और सिंहासन भी ध्यानात्मक आसन है एक तरह से, क्योंकि उस समय आप जब सिंहासन को करते हैं तो आप किसका ध्यान कर रहे होते हैं? कुछ, चाहे वो क्षणिक क्यों ना हो, सिंह आपके दिमाग में अवश्य आएगा, आता ही है। ठीक, ऐसे ये आसनों की करने की विधि बताई गई है। तो आसनों की करने की विधि आपको प्रैक्टिकल क्लास में ये सारे आसन हो रहे होंगे शायद, है ना? सिलेबस में भी होंगे। अगर कोई नहीं हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं या हमसे पूछ लेना। तो मैम थोड़ा सिद्धासन के बारे में बताएं। सिद्धासन में कंफ्यूजन रहता है लोगों को। देखिए, ये है सिद्धासन। इसमें क्या है, आप इस आसन में देख रहे हैं और ये कह क्या रहा है? ये आसन, इसका श्लोक देखना। जब हम बैठते हैं, यहाँ हमारा जो मूलाधार चक्र होता है, मूलाधार चक्र के पास एड़ी को रखना होता है। और इसका सीधा मतलब ये है कि एड़ी के ऊपर एड़ी आ जाती है, जो कि हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके पास में होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए पैर, ये मतलब है इसका। और एड़ी के ऊपर एड़ी रखने के बाद जो पैर के अंगूठे हैं ये दिखते रहेंगे, और जब ये पैर के अंगूठे अंदर की तरफ चले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा गुप्तासन। एड़ी के ऊपर एड़ी रखना है बस, और कुछ नहीं करना सिद्धासन में। लेकिन है, आप करके देखिए, मेंटेन नहीं होता है ये आसन लोगों से। क्लियर हो गया ये? जी मैम। ये 3-4 आसन हैं जिन आसनों में पद्मासन, स्वस्तिकासन, गुप्तासन, ये 3 आसन जो हैं वो लगभग एक जैसे हैं। और उनमें थोड़ा स्वस्तिकासन भी देखना था। स्वस्तिकासन इस विषय में बाद में बात करेंगे, आप याद दिला के पूछ लेना, क्योंकि अभी अपन टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है ना, क्योंकि फिर अच्छे से डिस्क्रिप्शन के साथ बता देंगे।
पैर की पोजीशन में थोड़ा सा अंतर है। ये एक्चुअली इन्होंने जो कर रखा है ना, ये स्वस्तिक आसन है। सुखासन को भी स्वस्तिक आसन कहते हैं। अब ये पिक्चर में दिया है, क्या बोल बता ही देते हैं अभी, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन ही रहेगा या ध्यान ना रहे तो। ये एक्चुअली स्वस्तिक आसन है। इसमें दोनों अंगूठे ये पैर बाहर की तरफ है, स्वस्तिक आसन है। जब ये वाला पैर का अंगूठा अंदर की तरफ चला जाएगा तब वो सिद्धासन होगा। मैम स्क्रीन ब्लैक है। हम कुछ नहीं कर सकते, आपके एंड पर प्रॉब्लम है। आ रहा है क्लियर दिख समझ रहा में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? सिद्धासन में बेसिकली जो नीचे वाला एडी है वो एनएस के क्लोज रहेगा, मतलब उसको एनएस, एक मिनट में करके बता रही हूँ। मैं दिख रही हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, एक मिनट रुकिए। मैं दिख रही हूँ आप लोगों को? मैं दिख रही हूँ? थोड़ा सा ये एडी दिख रही है, ठीक। इस एडी के ऊपर ये एडी, ठीक है। फिर उसके बाद अभी उनका पैर जो है वो बाहर निकला हुआ है। ये एडी के ऊपर एडी रखी हुई है और उनका पैर बाहर निकला हुआ है। ये है स्वस्तिक आसन, ठीक है। और उसके बाद जब ये अंगूठा दिखे लेकिन उंगलियां अंदर, साथ में ये अंगूठा दिख रहा है अभी हमारा, ये अंगूठा दिख रहा है जी, दूसरे पैर का जी। जब ये पोजीशन हो तब ये कहलाएगा सिद्धासन। इसमें एड़ी के ऊपर एग्जैक्ट एड़ी आना चाहिए और ये अंगूठा ऐसे दिखेगा, बाहर दिखेगा। और इसके बाद जब ये पैर भी, ये भी अंदर हो जाए और ये ऊपर करने के बाद अंदर रखें, ये होगा गुप्ता। अभी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये होगा गुप्तासन। क्लियर हुआ? ठीक। तो ये 3 आसनों में लोगों को कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। हम लोगों ने भी हमारे टीचर से पूछा था कि मैम ये पिक्चर में ऐसा दिया है, श्लोक में ऐसा, ये वो, तब उन्होंने ये चीज क्लियर की और हम लोग सौभाग्यशाली रहे इस विषय में कि यह डिफरेंस हम लोगों को पता है, जो भी हमारे साथ वाले लोग थे। तो सिद्धासन में एड़ी के ऊपर एड़ी और पैर के अंगूठे अंदर से जाके बाहर निकलेगा, ठीक है। और इसमें ऊपर इस वाले पैर की उंगलियां अंदर रहेंगी, अंगूठा दिखेगा। और गुप्तासन में नहीं दिखेगा। और एक चीज और होती है गुप्तासन में, ये करने के बाद थोड़ा सा अपनी बॉडी को लिफ्ट करके फिर एड़ियों पर बैठना होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं जैसे हमने करके बताया। गुप्तासन अभी हमारे पैर में पहले बनता था, अभी तो क्या पता बनेगा कि नहीं। 14 अगस्त को हमारे पैर का एक्सीडेंट हुआ था कुछ, उस वजह से नहीं कर सकते हम। और पहले भी हम बहुत देर तक बैठ नहीं पाते थे, लेकिन बैठ जाते थे। तो इस ढंग से पैरों को लेके थोड़ा सा अपनी बॉडी को लिफ्ट करके फिर बैठना होता है, वो होता है गुप्तासन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर इसके बाद है घेरन संहिता में आसनों के बारे में क्या कहा गया है। ये घेरन संहिता के 2nd चैप्टर का 1st और 2nd नंबर का श्लोक है। और वो क्या कहता है अपने आप में, आसनानि समस्तानि यावन्तो जीव जंतवः चतुर्शीति लक्षणानि शिवेन कथितानि च तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडशोऽनं शतं कृतं तेषां मध्ये मर्त्यलोके 12 शुभम। इसमें इन्होंने संसार में जितने भी जीव हैं उनकी जितनी संख्या है, 84 लाख योनियां बोला जाता है ना हमारे उसमें, तो 84 लाख आसन, जितनी जीव योनियां हैं उतने आसन हैं। और इसके लिए भगवान शिव ने भी, शिवेन कथितानि च, इसके लिए भगवान शिव ने भी 84 लाख आसन कहे गए जीव योनि के अनुसार।
और उन 84 लाख आसनों में से 84 आसन श्रेष्ठ कहे गए और उन 84 आसनों में से भी 32 आसन जो हैं वो श्रेष्ठ कहे गए हैं और इसलिए इन्हीं आसनों को अधिक महत्व देना चाहिए। और वो आसन कौन कौन से हैं, वो आसन ये सामने लिखे हुए आप देख रहे हैं कौन कौन से आसन है। 32 आसन, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, ये सारे आसनों के नाम, ठीक। और करने की विधि भी उसमें दी गई है इन 32 के 32 आसनों की, चाहे वो उष्ट्रासन हो, भुजंगासन हो, योगासन हो, वृषासन, गरुड़ासन, वृक्षासन, तानमंडूकासन। अच्छा, यहाँ पर ताड़ासन का वर्णन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ आसन उधर मिलेंगे, कुछ इधर मिलेंगे, ठीक है। फिर प्रतिक्रिया में, ठीक। चलिए, फिर उसके बाद योग साधना में क्या महत्व हो सकता है, ये महर्षि पतंजलि ने कहा है। ततो द्वंद्वा न भी घाता, जो हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम साधना करना चाहते हैं तो हमें अपने जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनको नियंत्रण में रखना होगा, अन्यथा शरीर और मन की स्थिरता नहीं रहेगी। अगर कोई हवन करने बैठता है तो भी उसको शरीर की स्थिरता चाहिए। इसी ढंग से जो कोई भी योग की साधना कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, ध्यान में बैठ रहे हैं, समाधिस्थ हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपने भौतिक आवश्यकताओं पर नियंत्रण पाना होगा। भौतिक आवश्यकता मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट शरीर की, वो और कौन कौन सी हो सकती हैं? भूख, प्यास और विसर्जन से संबंधित, मल विसर्जन से संबंधित। मैम निद्रा भी हो सकती है। हाँ, निद्रा भी हो सकती है। निद्रा सुनाई नहीं पड़ रहा मैम। निद्रा भी हो सकती है, स्लीप। हाँ, निद्रा भी है, इसीलिए तो वृत्ति में भी उसको स्थान दिया गया है। तो इन सब पर नियंत्रण के लिए ये आवश्यक है, ठीक है। हठ प्रदीपिका के अनुसार योगासनों का प्रभाव, और ये बाकी जितने भी ग्रंथों के अनुसार योगासनों का प्रभाव है, वो अगली कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस क्लास को क्लोज करते हैं। सर अटेंडेंस जरूर हमें भेज दीजिए आज की, स्क्रीनशॉट लेके। चलिए, यहाँ पर क्लास को कंप्लीट करते हैं और दोनों आंखें बंद कर लेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पीठ सीधी। एक बार लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ देंगे। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस लें। आज की क्लास में हमने जो भी देखा है उसको ध्यान में लाएंगे। कर्म योग के बारे में, उसके बाद सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस किया, क्या बचा हुआ है अपनी क्लास में। उसके बाद अभी हम लोग योगासन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उस योगासन की डेफिनेशन, मीनिंग, प्रिंसिपल एटसेट्रा। हठ प्रदीपिका, घीरन संहिता आदि में जो कहा गया है और हठ योग के बारे में क्या कहा गया है, वो साथ में जो पतंजलि योग है उसको राजयोग कहा गया है। पूरा पतंजलि योग सूत्र जो है उसको पतंजलि योग या राजयोग या योग दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। एक बार लंबा गहरा सांस लेंगे, ओम का उच्चारण और शांति पाठ। दंडवत नमस्कार मुद्रा में अपने माता पिता, गुरु और ईश्वर को प्रणाम और धन्यवाद का भाव दोनों के लिए आरोप करेंगे। आप पर अपने काम धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, हैव अ गुड डे। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम।